डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई आओ घर पर पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान विषय के कक्षा 10 के पाठ 2 मानव तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव तंत्र में पहला था पाचन तंत्र, जिसके बारे में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। उस वीडियो की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ ही आप उसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अब बात आज करेंगे अपन श्वसन तंत्र के बारे में। देखिए, श्वसन तंत्र जो है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, 3 चीजों के बारे में हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले तो है श्वसन की परिभाषा कि श्वसन किसे कहते हैं, और दूसरा है श्वसन तंत्र, अर्थात श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित हैं। श्वसन तंत्र, और तीसरा है अपना श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन की प्रक्रिया। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं श्वसन के बारे में। यदि आपसे पूछा जाए कि श्वसन की परिभाषा क्या है, किसे श्वसन कहेंगे, तो आप सामान्यतः यही कहते हैं कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना और ऑक्सीजन को अंदर लेना ही श्वसन कहलाता है, जबकि यह श्वसन की सही परिभाषा नहीं है। यह श्वसन का एक प्रकार है जिसे हम कह रहे हैं कि हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, तो वो बाह्य श्वसन कहलाता है। वो श्वसन का एक प्रकार है जिसे बाह्य श्वसन कहा जाता है। अब बात आती है कि श्वसन की परिभाषा क्या है। श्वसन की परिभाषा है भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करना। भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है। देखिए, आप जो भोजन लेते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि भोजन वाला जो पॉइंट है उसे अपन को पहले पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको हमारे बैक वीडियो को देखना पड़ेगा पहले। अब भोजन का ऑक्सीकरण से क्या मतलब है, जो भोजन हम करते हैं उसका पाचन होता है, और पाचन होके लास्ट में वो जैसे कार्बोहाइड्रेट में मान लो बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट सरलतम शर्करा जैसे ग्लूकोज है, इसका होगा ऑक्सीकरण, अर्थात इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी और इसके ऑक्सीकरण के बाद इससे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस ऊर्जा, एनर्जी। तो ये ऊर्जा बन गई। तो ये भोजन का ऑक्सीकरण है और इससे ऊर्जा की प्राप्ति हुई। इस ऊर्जा के साथ साथ क्या क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी और साथ में जल भी बना। इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है, ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं, इसे श्वसन कहा जाता है। अब श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक तो बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। अब देखिए, बाह्य श्वसन का मतलब तो आप पहले से ही जानते हैं, CO2 को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना बाह्य श्वसन कहलाता है। आंतरिक श्वसन में क्या होता है, कोशिका के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण होता है और उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उसे आंतरिक श्वसन या श्वसन कहते हैं। अब मेन बात आती है श्वसन तंत्र की, कि हमारे शरीर में कौन कौन से श्वसन के अंग हैं जो स्वतंत्र श्वसन तंत्र के रूप में कार्य करते हैं और हम श्वसन की प्रक्रिया को हमारे शरीर में पूरा किया जाता है। देखिए, मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं। हमारे श्वसन तंत्र को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है, बाह्य श्वसन तंत्र और आंतरिक श्वसन तंत्र। ये आप जो चित्र देख रहे हैं, हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमें विज्ञान में ड्राइंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें इस चीज पर ध्यान देना है कि हम जो चित्र बना रहे हैं वो चित्र हमारी जो आवश्यकताएं हैं या हम जिस चीज के लिए बना रहे हैं उस चीज को हमें समझा पाए। ये आगे और बटे होते हैं, इस तरीके से ब्रांच बटी हुई है, इनमें शाखाएं बनी हुई हैं, और अंत में जो ये शाखा है ये इस तरीके से गुब्बारे नुमा संरचना होती है, उनमें फूली हुई रहती हैं। इस तरीके से संपूर्ण उसमें होती हैं, और इसके अंदर मैं इसको किसी दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूं, ये यू इस तरीके।
अब ये देखिए, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले बाह्य श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक तो है बाह्य श्वसन तंत्र और दूसरा है आंतरिक श्वसन तंत्र। बाह्य श्वसन तंत्र में देखिए क्या आता है, हमारी नासा मार्ग, नासिका जिसे कहते हैं, सबसे बाहर नासिका या नासा मार्ग। इसके अलावा हमारा मुख द्वितीयक श्वसन अंग होता है, वो आता है, और उसके बाद हमारी ग्रसनी, और उसके बाद श्वास नली, ट्रैकिया, इसके बाद ये श्वसनिका, या श्वसनिका नहीं, श्वसनी ब्रोंकस, ये हमारे बाह्य श्वसन अंग है। और यदि आप आंतरिक श्वसन अंगों की बात करें तो देखिए, आंतरिक श्वसन अंग में आते हैं हमारे फेफड़े, और ये जो है हमारी, इनको कहते हैं एल्वियोलाई, वायु कूपिकाएं, एल्वियोलाई, वायु कूपिकाएं। ठीक है। अब देखिए आप, हम शुरू से समझने की कोशिश करते हैं एक एक चीज को। देखिए, हमारे बाह्य श्वसन अंग में सबसे पहले भाग आता है नासिका, जो हमारी नाक है, जो उपास्थीय रस्तियों के मेल से बनी हुई है। हमारी नाक के अंदर दो छिद्र हैं, ये बायां और दायां छिद्र जिन्हें कहते हैं, इनको नासा मार्ग कहा जाता है। ये नासा मार्ग आगे चलकर नासा गुहा में खुलते हैं। पीछे एक छिद्र, बड़ी एक गुहा होती है जिसे नासा गुहा कहते हैं। इस नासा गुहा से ऊपर ग्रसनी, यहां पर लास्ट में अंत में ग्रसनी पाई जाती है। ग्रसनी जो होती है, ये नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी दो भागों में बटी हुई है। वैसे तीन भाग होते हैं इसके, लेकिन ये ग्रसनी का ऊपर जो है एक ढक्कन पाया जाता है, ग्रसनी क्षेत्र में एक ढक्कन पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ये एपिग्लोटिस जो है, इसका कार्य है वायुनली और श्वसन नली को दूर दूर करना, दोनों के ऊपर ढक्कन बनाए रखना। जो भी भोजन वायु नली में जा रहा है, वो भोजन हमारा अगर भोजन नली में जाएगा, और वायु जो है वो वायु नली के अंदर ही जाएगी, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने का काम जो है वो एपिग्लोटिस करने का है। उसके बाद बात आती है लिरिंक्स, स्वर यंत्र। एक स्वर यंत्र और है, ये भी हमारा बाह्य श्वसन अंग है। इस स्वर यंत्र के अंदर, लिरिंक्स जिसको कहते हैं, इस स्वर यंत्र के अंदर वोकल कोड्स होते हैं, रज्जु होते हैं। जब वहां से हमारी इस श्वास नली से वायु बाहर निकलती है, तो वायु बाहर निकलने से उस वोकल कोड्स में, स्वर रज्जु में कंपन होते हैं, और उन कंपनों की वजह से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो हम जो भी कुछ बोलते हैं वो स्वर यंत्र की सहायता से बोलते हैं। स्वर यंत्र के बाद लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जिसे श्वास नली कहते हैं। ये श्वास नली, इसे ट्रेकिया कहा जाता है। इस श्वास नली में अंग्रेजी का जो सी अक्षर होता है, सी के आकार के उपास्थि से बने हुए छल्ले होते हैं। ये छल्ले इस श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। इससे श्वास नली हमारी जो है वो जब हवा बाहर निकलती है तो वो पिचकती नहीं है। ये इसके बाद श्वास नली आगे चलकर हमारे दाएं और बाएं दोनों फेफड़ों में एक एक शाखा इसकी विभक्त हो जाती है, और इन शाखाओं को श्वसनी कहते हैं। ये श्वसनी और आगे चलकर हमारे फेफड़ों के अंदर और शाखाओं में, जैसे प्राथमिक श्वसनी, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी मतलब द्वितीयक श्वसनी, और फिर टैर्सियरी मतलब तृतीयक श्वसनी में विभक्त हो जाती है। और अंत में जाकर ये एल्वियोलाई, या जिन्हें वायु कूपिकाएं कहते हैं, उन वायु कूपिकाओं में खुल जाती है। हमारे फेफड़े जो हमारे बिल्कुल वक्षस्थल में स्थित होते हैं, और दो होते हैं, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। ये दोनों फेफड़ों में, इनमें अंदर पालियां होती हैं। हमारा बायां फेफड़ा जो होता है उसमें 2 पालियां होती हैं, और दायां फेफड़ा जो होता है उसके अंदर 3 पालियां होती हैं। तो हमारे काम, मेन जो श्वसन के काम की चीज है वो है वायु कूपिकाएं। वायु कूपिकाएं जो होती हैं, ये सल्की उपकला की बनी हुई होती हैं, और इनकी बहुत पतली संरचना होती है, बहुत पतली झिल्ली होती है, और इन झिल्लियों के ऊपर रक्त जो है वो बहता रहता है। अशुद्ध रक्त आता है और इन झिल्लियों के ऊपर इस तरीके से बहता रहता है। जब वो रक्त बहता है तो उस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अशुद्ध है तो इसलिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। जब हम सांस लेते हैं तो इस वायु कूपिका के अंदर ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में विसरण के कारण ये ऑक्सीजन रक्त के अंदर आ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इस वायु कूपिका में आ जाती है। तो इस तरीके से ये श्वसन की पूरी प्रक्रिया जो है, इसको निभाने का काम
वायु कूपिकाएं करती हैं, जो सल्की उपकला ऊतक की बनी हुई होती हैं। अगर आप फेफड़ों की एक संरचना देखें तो हमारे फेफड़े में कैसे होती हैं, जैसे आप अंगूर के गुच्छे को देखते हैं तो अंगूर के गुच्छे में जैसे छोटे छोटे जो अंगूर लगे हुए हैं वो अंगूर वायु कूपिकाएं हैं, और अंगूर के गुच्छे में जो अंगूर जिन शाखाओं से लगे हुए हैं उन शाखाओं को आप श्वसनी या प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी या तृतीयक श्वसनी कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो अंगूर के अंदर जो अंगूर का फूला हुआ भाग है, अंगूर जो है वो फूला हुआ है, उसको आप एक तरीके से गुब्बारे नुमा संरचना मान सकते हैं फेफड़े की, और उसके अंदर ही वायु का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है इसको हमारे शरीर का जो तंत्र करता है, इस तंत्र को श्वसन तंत्र कहते हैं। अब बात आती है मेन श्वसन की प्रक्रिया की। लेकिन श्वसन की प्रक्रिया को मैं आपके प्रकार के अंतर्गत बता चुका हूं कि श्वसन की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। एक तो है बाह्य श्वसन और दूसरा है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन और दूसरा है आंतरिक श्वसन। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो ये तंत्र है, श्वसन तंत्र, ये बाह्य श्वसन का कार्य करवाता है, और इसके लिए हमें क्या करना होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर लेना ही बाह्य श्वसन कहते हैं, जिसे हम सांस लेना या ब्रीदिंग भी कहते हैं। उसके बाद आंतरिक श्वसन होता है कि ये जो रक्त है, इस रक्त में अब ऑक्सीजन मिली हुई है, ये ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त प्रत्येक कोशिका तक पहुंचेगा, और कोशिका में फिर जैसा मैंने आपको बताया था वो कार्बोहाइड्रेट अर्थात भोजन जो है वो इस ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, और वहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। पानी भी बनेगा, पानी को कोशिका अपने काम में ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रक्त में मिलकर फिर वापस एल्वियोलाई तक आता है, यहां से फेफड़ों में इकट्ठा होता है, फेफड़ों से श्वसनी, श्वास नली और स्वर यंत्र, इन सबसे वापस होता हुआ हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और पानी जो होता है वो शरीर के काम आ जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी श्वसन की प्रक्रिया जो है हमारे शरीर के अंदर चलती रहती है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।